Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. This is Priti Rajma in front of you. Today in this particular session, what is says that section 41 of Transfer Property Act 1882. तो आज हम 41 के बारे में पढ़ेंगे। 41 में दिया गया है ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर। सो ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर क्या होता है उसकी आज वीडियो में हम समझेंगे। हम धीरे धीरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को धीरे धीरे सेक्शन वाइज खत्म कर रहे हैं और इंपोर्टेंट सेक्शनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज दी गई है, क्या क्या चीज डॉक्ट्रिन मानी जाएगी, कौन कौन सी डॉक्ट्रिन इसमें मिलती है, केस लॉस क्या क्या मिलेंगी। तो इनको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ऑब्स्टेंसिबल ओनर को समझेंगे। तो ऑब्स्टेंसिबल ओनर में अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर बैरेक्ट में दिया गया दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। तो दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण में सबसे पहले हम ये देख लें कि दृश्यमान स्वामी का मतलब क्या होता है। दृश्यमान स्वामी का मतलब ये होता है कि एक तरीके से सियार को हमने शेर की खाल पहना दी, वो शेर जैसा दिखता है। कहने का मतलब ये कि एक्चुअली में वो ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, केवल ओनर की जैसा दिख रहा है। कहने का मतलब ओनर की तरह दिख रहा है। ओनर की तरह दिखने का मतलब यह है कि एक्चुअली में जो उसका वास्तविक ओनर है, जो उसका रियल ओनर है, उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदने की पेमेंट दी है। अब इनकम टैक्स से बचने के लिए कई सारी चीजें रहती हैं जिससे वो बचने के लिए सामने वाले के नाम प्रॉपर्टी खरीद लेता है। जैसे मैंने उस प्रॉपर्टी का पैसा दिया और आपके नाम वो प्रॉपर्टी खरीद ली, किससे? इनकम टैक्स से बचने के लिए। और भी कई सारी चीजें होती हैं जिससे मैं बचने के लिए उस प्रॉपर्टी को आपके नाम खरीद लेता हूं। तो ये होता है ऑब्स्टेंसिबल। अब ऑब्स्टेंसिबल ओनर जैसे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है किसी थर्ड पर्सन को, तो उस कंडीशन में क्या वो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा या उसको फिर चैलेंज, वो थर्ड पार्टी जो है वो उसको जो क्या कहते हैं ट्रांसफर ऐसा हुआ है तो उसको वो चैलेंज कर सकता है कि न्यायालय में। तो उसके लिए सेक्शन 41 बनाया गया है। तो सेक्शन 41 जो है वो अप्लाई कहाँ होता है? तो अप्लाई वो विदाउट गिफ्ट इट इज अप्लाइड ऑल द ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। सो ये सारे ट्रांसफरों पर लागू होता है, लीज पर, मॉर्गेज पर, सब पर लागू होता है, केवल दान को छोड़कर। बिकॉज दान में कंसंट्रेशन नहीं होता। और बैरेट लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जो प्रतिफलात अंतरित किया जाता है उसे आप ऑब्स्टेंसिबल ऑफ मतलब ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर मान सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये गिफ्ट पर लागू नहीं होगा, दान पर लागू नहीं होता है, बाकी सब ट्रांसफरों पे ये अप्लाई होता है। उसके बाद इसमें दूसरी बात निकल के आती है राजकुंडू वर्सेस मैक्विन 1872 का एक केस लॉ इसमें देखने को मिलता है। और एक जयदयाल बीवी वर्सेस हाजरा पोद्दार का एक केस है, वो भी इसमें देखने को मिलेगा। और एक डॉक्ट्राइन ऑफ अफ्रीडिंग, इसको भी हम समझेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ अफ्रीडिंग का मतलब क्या होता है, फैलाव का सिद्धांत क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बैरेट लैंग्वेज को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बैरेट लैंग्वेज में क्या लिखा है कि जहां किसी स्थावर संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों की अभिव्यक्त विवक्षित सम्मति से, कंसेंट से, मतलब इंप्लाइड और एक्सप्रेस और इंप्लाइड रूप से कोई कंसेंट दी जाती है, कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है। कहने का मतलब यह है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जहां कोई स्थावर संपत्ति, जो कहां अप्लाई होता है, ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है। कहां लागू होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी दो प्रकार से होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कोई लैंड है, उस पर कोई पेड़ लगा हुआ है या फिर कोई दीवार लगी हुई है, दीवार में कोई खिड़की लगी हुई है, खिड़की इमूवेबल प्रॉपर्टी, दीवार इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और पेड़ लगा हुआ है जमीन पर तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब तक वो उसको इस तरीके से अटैच है जमीन से कि उसको निकाला नहीं जा सकता। जैसे ही उसको काट दिया जाएगा, ले जाने लायक बना दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। सो ये बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी पर। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है। और मैं हितबद्ध व्यक्तियों की अभिव्यक्त और विवक्षित सम्मति से, तो हितबद्ध व्यक्ति कौन? जो उसका रियल ओनर है, उसकी इम्प्लाइड या एक्सप्रेस तौर पर कंसेंट ले ली। कहने का मतलब ये कि इम्प्लाइड कैसे? इम्प्लाइड ऐसे होती है, अभिव्यक्त रूप से ऐसे होती है कि शब्दों में बयां करके सामने वाले को हमने कंसेंट दे दी कि हाँ भाई तू बेच सकता है, ठीक है। उसके बाद विवक्षित संपत्ति, विवक्षित सम्मति का मतलब ये होता है कि एक तरीके का मैंने ये कंडक्ट करके आपको बता दिया। मतलब मैं जब ट्रांसफर हो रहा था तब मैं चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा हूं उस चीज को, तो ये माना जाएगा कि आपने उसकी कंसेंट दे दी। और
कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति प्रॉपर्टी का दृश्यमान स्वामी है। कहने का मतलब ये कि दृश्यमान कोई व्यक्ति में कंपिटेंट पार्टी होना चाहिए, माइनर पे ये लागू नहीं होता। 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, जैसा कि सेक्शन 7 बोलता है इसमें कि कंपिटेंट पार्टी के बीच वो ट्रांसफर होगा। तो कंपिटेंट पार्टी कौन है? वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन देखा गया है, सेक्शन 7 ऐसा बोलती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन क्या है? कंपिटेंट पार्टी जो 18 साल से ऊपर हो, जो कि साउंड माइंड हो, विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, फोरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है? कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है, ये रियल ओनर ने उसको कंसेंट दे दी, उसके बाद और उसे प्रतिफलात अंतरित करता है, एक कंसिडरेशन के साथ उसको अंतरित किया जाता है। उसके लिए कोई एक तरीके का अमाउंट रखा जाता है, कंसिडरेशन। जैसे ए बी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और बी उसके लिए 50 लाख रुपए ए को दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, कुछ उसके बिहाफ में देना। वहां अंतरण इस आधार पर शून्यकर्णी नहीं होगा यदि अंतरक वैसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। ठीक है, तो वहां वह शून्यकर्णी नहीं हो सकता। वह शून्यकर्णी कब नहीं हो सकता? कि जब उसने उसकी कंसेंट ले ली है, रियल ओनर की कंसेंट ले ली है दृश्यमान स्वामी ने ट्रांसफर करने की। जैसे इसमें एक बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आता है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 का, शायद 1988 का। तो उस बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के द्वारा ऐसे कोई दृश्यमान स्वामी के द्वारा अगर कोई ट्रांसफर किया जाता है तो उसे प्रोहिबिट कर दिया गया था उस एक्ट के द्वारा। तो उस एक्ट के द्वारा दृश्यमान स्वामी एक रियल ओनर माना गया था उस एक्ट के द्वारा। अब इसमें एक प्रोवाइडर भी है, परंतु यह तब जबकि अंतरिती ने यह अविनिश्चय करने के लिए कि अंतरण की शक्ति रखता था, युक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भाव पूर्वक कार्य किया हो। कहने का मतलब यह है कि जो ये एक तरीके से उससे एक तरीके से संपत्ति पर, जैसे दृश्यमान स्वामी ने, ए ने दृश्यमान स्वामी है, उसने बी को संपत्ति बेची। अब बी क्या कर रहा है? उसको कोर्ट में ले जाके ये कह रहा है कि नहीं, ये रियल ओनर नहीं था, रियल ओनर तो कोई और ही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब बी अगर सद्भाव पूर्वक ऐसी कोई संपत्ति बेचता है, मतलब खरीदता है, और ए सद्भाव पूर्वक ऐसी कोई संपत्ति बेचता है, तो बी उससे क्लेम नहीं कर सकता। बी उसको एक तरीके से कोर्ट में नहीं ले जा सकता, किसको? दृश्यमान स्वामी को। जबकि क्योंकि बी ने सद्भाव पूर्वक उस संपत्ति को खरीदा है और बी ने पूरी जांच पड़ताल करके उस संपत्ति को खरीदा है, इसलिए वो क्या नहीं कर सकता? उसको न्यायालय में एक तरीके से नहीं लिया जा सकता दृश्यमान स्वामी को, क्योंकि जांच पड़ताल करके उसने उस संपत्ति को खरीदा है। उसके बाद आगे ये बोल रहा है, इसमें एक बात करें कि राजकुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन 1872, इस केस में क्या कहा गया? राजकुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन 1872, ये केस ये कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को दृश्यमान स्वामी के द्वारा बेच दिया जाता है और उसमें कंसेंट रही है रियल ओनर की, तो रियल ओनर बाद में फिर क्लेम नहीं कर सकता उस चीज के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए। वो जा नहीं सकता न्यायालय में कहने के लिए कि नहीं ये अवैध है या जो भी कुछ है इशू लेकर, क्योंकि इस केस में वो क्लियर कर दिया। लेकिन इससे सिर्फ ये भी सवाल उठता है कि फिर दृश्यमान स्वामी को किस आधार पर माने कि दृश्यमान स्वामी है। तो इसके लिए एक केस हो रहा है, जय दयाल पोदार वर्सेस हाजरा। इस केस में कहा गया, इसमें 3-4 टेस्ट रखे गए, उस 3-4 टेस्टों के द्वारा ये क्लियर किया गया कि दृश्यमान स्वामी कौन है। तो 3-4 टेस्टों में ये है कि जैसे उसके पास जिसके पास कब्जा है, जिस पर उस प्रॉपर्टी का कब्जा है, या फिर सोर्स ऑफ मनी, जो दृश्यमान स्वामी के पास सोर्स ऑफ मनी कहां से आया है, पैसा कहां से आया खरीदने के लिए, तो इस चीज के बारे में भी बात की जाएगी। तो उससे आप दृश्यमान स्वामी का पता कर सकते हैं, कब्जा किसके पास है ये दृश्यमान स्वामी के साथ मतलब देख सकते हैं। तो ये सब चीजें रही हैं इसमें। उसके बाद एक इसमें मैक्सिम चलती है, नॉन क्वाइट हैबिट, बिकॉज ये कहना चाह रही है कि अपने से अच्छा स्वत्व कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता।
मतलब अपने से अच्छा, मतलब एक रियल ओनर से अच्छा सत्व कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये इधर से एक मैगजीन भी निकलती आती है। अगर आप इस सेक्शन को लिंक करेंगे तो बेबंधन से भी, स्टॉपल से भी लिंक हो सकता है। एक तरीके से बेनामी संपत्ति का जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा था उसको रोकने का काम भी ये करता है। तो एक तरीके का बेबंधन का भी ये यूज किया जाता है। जैसे बेबंधन का आप एविडेंस एक्ट की एविडेंस में देखोगे, जो बीएसए की नई धारा आई है हमारी, बीएसए की जैसे नई धारा आई है 121 में दिया गया है ये वाली बात, प्रबंधन की वाली, स्टॉपल करने की वाली। तो उधर से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो दृश्यमान स्वामी ये था। अगर इस वीडियो को आपको कुछ सीखने को मिलता है, इफ यू लर्न दिस वीडियो, सो इफ यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ you like this video, so if you like and you share our friends and subscribe the channel, click the bell icon. Thank you for listening.